हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोगों का प्रतिभा एकेडमी पे। तो दोस्तों, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस किसी का भी तैयारी करते हो तो ये आपका मिशन लाइब्रेरियन 4500 पीवाईक्यू सीरीज बस आपके लिए है। इस सीरीज के तहत हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम के बुक को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। कैसे करेंगे तो मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, साथ में अगर आपका ऑप्शन ए हो रहा है तो बी सी डी क्यों नहीं हो रहा है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लाइब्रेरी साइंस का एल भी नहीं जानते हो तो भी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, और अगर आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ चुके हो तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इस बुक को आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये बुक मार्केट का सबसे अच्छा बुक है लाइब्रेरियन का, क्योंकि इस बुक के अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आयोग के द्वारा बनाए हुए प्रश्न हैं। तो हमेशा आयोग के बनाए हुए जितने भी प्रश्न होते हैं उसको आप लोग 100% करके जाइए। आज से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो आपका टॉपिक होगा उसमें हम लोग नेशनल लाइब्रेरी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 85 तक करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपको अपने घर से नहीं करवाऊंगा। तो अगर आप ये बुक कंप्लीट करके जाते हो तो आप खुद सोचो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि अरे हमने तो यूथ कंपटीशन टाइम का पूरा बुक कंप्लीट करके आया है। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। जो आपका पहला टॉपिक है कमिटी एंड कमीशन और आपका कम्युनिकेशन टाइप, ये आपके यूनिट 4 का पार्ट होता है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग इस वीडियो का शुरुआत आपका नेशनल लाइब्रेरी से कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। आपको एक एक चीज समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में लिख देना कि नहीं समझ में आया, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक एक चीज आपको समझ में भी आएगा और क्लास में भी याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। कह रहा है लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वॉज स्टेटेड बाई। जो आपका पुस्तकालय होता है वो विश्वविद्यालय का क्या होता है, हृदय होता है। ये बात किसने कहा था दोस्तों? तो राधा कृष्णन कमीशन ने ये बात कहा था कि जो हमारा पुस्तकालय है यानी जो आपका लाइब्रेरी है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का क्या होता है, हृदय होता है। क्या होता है? हृदय होता है। और इन्होंने मतलब आपका जो फर्स्ट रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसी के तहत ये बात आपको बताया गया था कि जो आपका लाइब्रेरी का लोकेशन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, वो आपका सेंटर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए दोस्तों? वो आपका सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका पुस्तकालय होता है वो क्या होता है, हमारे यूनिवर्सिटी का हार्ट होता है। ये बात हम लोगों को राधा कृष्णन कमीशन ने बताया था कि विश्वविद्यालय जो है वो हमारा हृदय होता है। किसका? जो हमारा लाइब्रेरी होता है वो क्या होता है, हमारे विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का हार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है डेवलपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज प्राइमरी द गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, डेमोक्रेटिक स्पिरिट का मतलब होता है लोकतांत्रिक भावना। क्या होता है दोस्तों? लोकतांत्रिक भावना। लोकतांत्रिक भावना को डेवलप करने के लिए जो लाइब्रेरी जिम्मेदार होता है उस लाइब्रेरी को हम लोग कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, ये तो आपका करिकुलम डिसाइड करता है ना, जो आपका पढ़ाई से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पे मिलता है। लेकिन जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी होता है इसी के अंदर ये चीज़ होता है कि सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के बीच में क्या हो, प्यार का भावना जगे, लोग अच्छे से रहें, लोगों का व्यक्तिगत क्या हो, डेवलपमेंट हो, लोगों का हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो। तो ये किसका काम है दोस्तों? ये आपके पब्लिक लाइब्रेरी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है द स्टूडेंट, टीचर एंड रिसर्च स्कॉलर आर द यूजर ऑफ। देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि टीचर भी है, आपका स्टूडेंट भी है और आपका रिसर्च स्कॉलर भी है। तो देखिए दोस्तों, पब्लिक लाइब्रेरी में तो सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे केवल टीचर, स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर क्या करेंगे। फिर आपका स्कूल लाइब्रेरी, आप खुद बताइए, स्कूल लाइब्रेरी में टीचर भी होगा, स्टूडेंट भी होगा, लेकिन रिसर्च स्कॉलर क्यों होगा? क्योंकि रिसर्च स्कॉलर तो पीएचडी वाले स्टूडेंट होते हैं। गवर्नमेंट लाइब्रेरी में फिर आपका रिसर्च स्कॉलर क्या करेगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में भी कौन सा दोस्तों? तो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपको रिसर्च स्कॉलर देखने के लिए मिल जाएंगे। The building of government अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंदौर इज ऑल्सो नोन एज। देखिए दोस्तों, जो आपका अहिल्या सेंट्रल है जो कि कहाँ पे है, इंदौर में है, इसको ही हम लोग सफ़ेद कोठी के नाम से जानते थे। इसको हम लोग किस नाम के जानते थे? सफ़ेद कोठी के नाम से जानते थे। और ये इंदौर का कैसा लाइब्रेरी है दोस्तों? तो ये इंदौर का पब्लिक लाइब्रेरी है। इंदौर का कौन सा लाइब्रेरी है? तो इंदौर का ये पब्लिक लाइब्रेरी है। ठीक है, और इसको कब बनाया गया था दोस्तों? तो इसको 1900 के टाइम पे
इसको बनाया गया था, ठीक है। और अगर आप बात कीजिएगा जो ब्रिटिशर्स बनाए थे इसको, अहिल्या सेंट्रल को, तो ये उस वक्त का एक अच्छा उदाहरण है आर्किटेक्चर का कि ब्रिटिश किस टाइप का डिज़ाइन करते थे। अगर हम ये बात करें कि जो आपका अहिल्या सेंट्रल है इसका लाइब्रेरी के तौर पे इसका कब उद्घाटन किया गया, तो अहिल्या सेंट्रल का लाइब्रेरी के तौर पे 1961 को इसको क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अहिल्या सेंट्रल बिल्डिंग कब बना था, तो ये 1900 में बना था। और किसने बनाया था, तो आपका ब्रिटिश ने बनाया था। और 1961 में इसको एज ए लाइब्रेरी के तौर पे उद्घाटन कर दिया गया। और ये क्या है, आपका एक पब्लिक लाइब्रेरी है और ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर का बेस्ट उदाहरण है। तो अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको ही हम लोग सफ़ेद कोठी के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है हु प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। देखिए दोस्तों, जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये यूनेस्को के किसके तहत, यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसका जो भी फाइनेंशियल होगा, जो भी पैसा खर्चा होगा, जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको कौन देगा, तो वो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को यूनेस्को देगा। कौन देगा दोस्तों, यूनेस्को ही देगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का जो फंडिंग वगैरह होता है वो कौन करता है, यूनेस्को करता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब सवाल यहीं पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली है इसके जो पहले डायरेक्टर हैं वो कौन है, तो आप क्या बोल दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा डी.आर. कालिया। कौन है, डी.आर. कालिया सर जो हैं वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम डायरेक्टर है। कैसे याद रखेंगे, डी से दिल्ली, डी से आपका डी.आर. कालिया, इस टाइप से आप याद रख लोगे, ठीक है। तो जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है डी.आर. कालिया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को पूरा रूप से फंड कौन देता है, तो यूनेस्को देता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कह रहा है विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन दिल्ली। आपसे पूछ रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है ये आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। यानी अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो ब्लिस के बाद जब आप एमलिस करते हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बोलते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो आपका क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसी के अंदर आपका एमलिस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों, तो 1946 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको हम लोग एमलिस बोलते हैं। कब किया था, 1946 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर 1949 में जब एमलिस हो गया तो इसके बाद इन्होंने किस चीज़ को स्टार्ट किया, इन्होंने पीएचडी स्टार्ट किया। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली पब्लिक यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे पहले एमलिस प्रोग्राम स्टार्ट करती है। कब करती है, 1946 में। फिर 1949 में उन्होंने पीएचडी का प्रोग्राम स्टार्ट किया दिल्ली विश्वविद्यालय ने। और जो आपका, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय है इसमें जो आपका पीएचडी है उसका सर्वप्रथम किसको ये पीएचडी का डिग्री किया गया था, तो आप याद रखेंगे कि सर्वप्रथम जो था ये आपका डी.बी. कृष्णा राव को दिया गया था। डी.बी. कृष्णा राव जो थे इनको सर्वप्रथम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या दिया था, पीएचडी का डिग्री दिया था। तो इस बात को याद रखिएगा, डी.बी. कृष्णा राव को पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत पीएचडी का डिग्री दिया गया था। तो मैंने आपको क्या बताया, आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय में 1946 में स्टार्ट किया गया। फिर आपका पीएचडी का प्रोग्राम 1949 में आया। और पहले व्यक्ति जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी का डिग्री दिया था वो कौन थे, डी.बी. कृष्णा राव थे। तो डी से दिल्ली और डी से आपका डी.बी. कृष्णा राव हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही एमफिल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों, तो ये आपका 1998 में किया गया था। कैसे याद रखेंगे, हम सारे लोग हम सारे लोग जो हैं मैक्सिमम लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 96 से लेके 2000 तक है। तो इस चीज़ से आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनाना ही होगा, चाहे बेतुका ट्रिक ही क्यों ना हो, आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट अ सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ होम। देखिए दोस्तों, जो आपका लाइब्रेरी है, जैसे स्कूल लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, सॉरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, तो हर लाइब्रेरी का एक अपना फील्ड है। तो रीडिंग हैबिट क्रिएट करने का जो है ये किसका होता है दोस्तों, तो ये आपका स्कूल लाइब्रेरी का काम है कि आपके अंदर क्या करे, आपके अंदर इंटरेस्ट जगह। ये कौन सा हो जाएगा, आपका स्कूल लाइब्रेरी हो जाएगा। इसी वजह से देखते होंगे जो स्कूल लाइब्रेरी अगर आप कभी जाओगे, जैसे जिसमें 1 से 12 तक का पढ़ाई होता है, तो आप देखोगे कि स्कूल लाइब्रेरी में जैसे आपको क्या मिलता है, मैगजीन वगैरह मिलता है, आपको चंपक वगैरह का बुक मिलता है, यानी स्टोरी वगैरह वाला जो बुक मिलता है वो इसीलिए मिलता है ताकि बच्चे इंटरेस्ट के तौर पे लाइब्रेरी आए और उनके अंदर पढ़ने का रुचि जगे। ठीक है, देखते होगे आप स्कूल वगैरह में, आप लोग का जब फ्री पीरियड होता होगा बचपन में, तो वहाँ पे चंपक वगैरह, चाचा चौधरी का किताब वगैरह मिलता था। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉलेज लाइब्रेरी कम अंडर विच कैटेगरी। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है वो किसके अंदर आता है, तो आप सारे लोग बोल दोगे कि तुरंत कि एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर आता है। एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर ही आपका स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आता है। क्लियर। इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन इज प्रिपेयर्ड बाई। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए जो भी सूचना साक्षरता होता है उसका मानक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाता है, तो आप बता दीजिएगा, तुरंत बता दीजिएगा कि जो आपका ACRL है, ACRL है, यही आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी से संबंधित सारा कुछ प्रिपेयर करती है। अगर हम बात करें ACRL का फुल फॉर्म जो होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी जो है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, ये एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, सारा का सारा नियम कानून स्टैंडर्ड बनाती है किससे रिलेटेड, इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी उस सूचना साक्षरता का जो भी मानक है उसको ये क्या करती है, तैयार करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें AASL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो AASL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। ये क्या होता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, ये आपका फुल फॉर्म होता है किसका, AASL का। ठीक है, याद रहेगा AASL का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। बात करें IFLA का, तो आप सारे लोग जानते हो IFLA का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। IFLA का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ जो IFLA है इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप तुरंत बोलोगे IFLA का जो स्थापना है वो 1927 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो आप तुरंत बोल देना इसका जवाब, एडनबर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो एडनबर्ग में हुआ था। और IFLA का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, हेग में है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है इसका स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट तैयार करती है वो है आपका ACRL का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च। फिर हमने बताया AASI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। फिर मैंने बात किया IFLA क्या है, तो IFLA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1927 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो एडनबर्ग में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे आपका, हेग में है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोनल क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ कॉलेज, ठीक है, सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल यूनिवर्सिटीज़ एंड लाइब्रेरी। ये किसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, तो ये आपका फुल फॉर्म है स्कोनल का। ठीक है, जो आपका स्कोनल है इसका फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ कॉलेज नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये आपका UK में है। ठीक है, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, जो आपका सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ये क्या करती है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो आपका UK और आयरलैंड है, तो यहाँ पे जो भी आपका एकेडमिक लाइब्रेरी या नेशनल लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी काम होता है
उसका ये क्या है, एक संगठन है। स्कूल सोसाइटी ऑफ कॉलेज एंड नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है ये आपका यूके और आयरलैंड में जो भी आपका एकेडमिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी है उसका क्या है, ये संगठन है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। विच इंडियन लाइब्रेरी हैज़ लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। कौन से लाइब्रेरी के पास सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं? तो याद रखेंगे जो आपका खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है इसके पास लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है। बात करते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का, तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका पटना में गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। जो आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ऐसे याद रख लीजिएगा, 1888 में, ठीक है। यानी 1888 में आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को क्या किया गया था? पटना के गंगा नदी के किनारे इस्टेब्लिश कर दिया गया था। और इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था खान बहादुर खुदा बख्श, ठीक है। और इसको अगर आपसे पूछा जाए कि पब्लिक के लिए कब खोला गया, तो पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया था 29 अक्टूबर 1891 को। और ये अभी नेशनल इम्पोर्टेंस का लाइब्रेरी है और इसका घोषणा 26 दिसंबर 1969 को किया गया था और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। इसके पास सबसे ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं जो कि टोटल 21,000 है। तो बुक में इसका आंसर गलत दिया है, बुक में इसका आंसर सरस्वती भवन लाइब्रेरी है, जिसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि सरस्वती भवन लाइब्रेरी यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। फिर बात करेंगे विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं है। तो देखिए जो भी आपका विभिन्न प्रकार का चार्ट वगैरह होता है, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय जो आपका चार्ट होता है वो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी हो चाहे आपका पब्लिक लाइब्रेरी हो, सबके लिए ये चीज़ काम में आता है। लेकिन सबका पर्पस क्या होता है, सबका ये जो चार्ट होता है संज्ञानात्मक चार्ट, ये सबका पर्पस अलग हो जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए अलग तौर पर काम आएगा, आपका स्कूल लाइब्रेरी के लिए अलग तौर पे काम आएगा। तो राइट बात है, हाँ ये चार्ट डिफरेंट होता है और हमारे लाइब्रेरी के लिए काम होता है, सारे लाइब्रेरी के लिए सेम नहीं होता है। कह रहा है हाउ मेनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरी आर अवेलेबल इन राजस्थान इन प्रेजेंट टाइम। कह रहा है कि हाउ मेनी गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और हिंदी में क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हिंदी के अकॉर्डिंग है, तो इंग्लिश वाला ये गलत है। पूछ रहा है कि जो आपका पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है, ठीक है। आपको बताना है कि जो पुस्तकालय समिति होता है, ठीक है, जो आपका लाइब्रेरी का जो कमेटी होता है वो किसके अंदर आता है। तो दोस्तों जो आपका लाइब्रेरी कमेटी आता है वो हमेशा लाइब्रेरी गवर्नेंस के अंदर आता है, यानी पुस्तकालय शासन के अंदर आपका लाइब्रेरी का कमेटी आता है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसका क्वेश्चन गलत था। कह रहा है गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी इन राजस्थान आर रन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ, जो आपका गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी है राजस्थान में वो कौन से मंत्रालय के तहत आता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका राजस्थान में लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी है राजस्थान में वो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, तो गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी जो भी राजस्थान में है वो राजस्थान के लैंग्वेज एवं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है फर्स्ट टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया वेयर मेड बाय। तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि भारत में अगर लाइब्रेरी का डेवलपमेंट का बात आए तो वो कौन थे, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय थे, जिन्होंने भारत में लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा का कल्पना किया और 1906 में किया था और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1910 में हुआ था। और कौन किए थे, तो मैंने आपको जैसे कि नोट्स में पढ़ाया था ऑलरेडी कि मेलविल ड्यूवे के जो शिष्य थे, ठीक है, मेलविल ड्यूवे के जो शिष्य थे उन्होंने ही क्या किया था, ये आपका डेवलपमेंट करवाने का काम करवाया था। तो आपके नोट्स में मैंने एक एक चीज़ लिख दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हर एक चीज़ लिखा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन हुआ था। देख रहे हो ये है ना कि भारत में जो है वो किसने किया था, तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने किया था। और किसकी मदद से किया था, तो W.A. बॉर्डन से किया था, क्योंकि मेलविल ड्यूवे क्या थे, भारत में आने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। तो भारत में फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी डेवलपमेंट का एफर्ट किसको श्रेय जाता है, तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। कह रहा है पुस्तकालय के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है, यानी जो आपका लाइब्रेरी है उसका जो एकेडमिक के पर्पज से यूज़ कौन करता है, ठीक है।
करिकुलम के पर्पज़ से कौन करता है? पुस्तकालय में। तो एकेडमिक के पर्पज़ से केवल स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट तो करता ही है, साथ साथ में टीचर्स भी करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी करते हैं ना। तो स्टूडेंट, टीचर एंड रिसर्चर एकेडमिक लाइब्रेरी के आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कह रहा है किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है। यानी आपको क्या करना होगा, जैसे कोई लाइब्रेरी है तो आपको रिसर्च करना होगा, आपको सर्वे करना होगा कि हमारे पास जो पाठक हैं वो किस टाइप के हैं। तो दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी में तो सारे लोग आते हैं तो आपको रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी केवल नहीं, बिल्कुल नहीं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपको रिसर्च करने का आवश्यकता नहीं है। आपको रिसर्च करने का आवश्यकता है एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी में। क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जो आपका स्पेशल लाइब्रेरी है, अब मान के चलो कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जहाँ पे केवल और केवल ब्लाइंड लोग रहते हैं, या कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मान के चलो कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जहाँ पे केवल और केवल मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे आप इंजीनियरिंग का बुक रख दोगे तो कोई वैल्यू है? नहीं है। अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी है, ठीक है, और वहाँ पे आप मेडिकल का बुक रख देते हो तो कोई पर्पस नहीं है। तो इसी वजह से जहाँ भी आपका शैक्षणिक कार्य हो रहा है और जहाँ भी आपका स्पेशल लाइब्रेरी का बात आ रहा है, वहाँ पे हम लोग सर्वे करेंगे कि हमारा जो यूजर है वो किस टाइप का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर बात करते हैं कि देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार का पुस्तकालय है। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी करवाया, देखिए आपके क्लास नोट्स में हर एक चीज़ को करवाया गया है कि जो आपका देहरादून में जो लाइब्रेरी है, देखिए देहरादून में जो लाइब्रेरी है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप। क्या है? नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप। और ये आपका क्या है दोस्तों? तो ये आपका एक तरह का स्पेशल लाइब्रेरी है। ये क्या है? आपका स्पेशल लाइब्रेरी है जिसको इस्टेब्लिश 1963 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी को भी इस्टेब्लिश किया गया। और कब किया गया? 1990 में किया गया। तो आप डायरेक्ट याद रखना कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी फॉर डिसेबल्ड है, इसका स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। ये आपका नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप है जो आपका देहरादून में। ये आपका किसके, कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? तो ये आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर आता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्पेशल लाइब्रेरी। मैंने आपको बोला ना, नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बात करते हैं किस प्रकार कि पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ता को एकेडमिक और शोध संबंधी। देखिए जब भी आपका शोध आ गया तो आप खुद बताइए कि जो आपका शोध होगा वो पब्लिक लाइब्रेरी में तो नहीं होगा, कॉलेज में भी शोध नहीं होगा। शोध कहाँ पे होता है? तो शोध आपका यूनिवर्सिटी में होता है। रिसर्च कहाँ पे होता है? तो आपका यूनिवर्सिटी में होता है। अब कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कॉलेज को मत सोच लेना कि यार आईआईटी भी तो कॉलेज है, क्योंकि आईआईटी कॉलेज है लेकिन उसको आप सेमी यूनिवर्सिटी के तौर पर रखते हो, जिसको आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हो, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। कह रहा है कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो आपका कॉलेज पुस्तकालय होता है उसका जो मेन पर्पस होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कभी इंजीनियरिंग वगैरह किए होंगे या किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि कॉलेज में क्या होता था? बुक बैंक हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? आपका बुक बैंक हुआ करता था। और इस बुक बैंक का ये जो बुक बैंक है इसका मेन पर्पस क्या होता था कि जैसे मान लो आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, उस सेमेस्टर में आपका 5 सब्जेक्ट है, तो आपको बुक बैंक क्या करती थी, आपका जैसे सेमेस्टर 6 महीना का होता था तो वो जो भी आपका किताब उस बुक में लगा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक प्रोवाइड कर देती थी। और जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म हो जाता था तो वो सारा बुक आपसे वापस ले लेती थी। तो जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी है उसका मेन पर्पस ये है कि जो भी आपका एकेडमिक करिकुलम है, जैसे मान लो आप बीटेक कर रहे हो तो आपका बीटेक के अंदर जो, जैसे मान लो आप सेकेंड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपको बुक क्या करे, आपको अवेलेबल करवाए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रमोशन ऑफ रिसर्च नहीं, मैंने आपको बताया रिसर्च जब भी देखो तो यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक है। कह रहा है रीडिंग हैबिट नहीं, रीडिंग हैबिट तो मैंने आपको बताया था ना, स्कूल का काम है तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है इंटरटेनमेंट, अब बताओ कॉलेज लाइब्रेरी इंटरटेनमेंट आपका थोड़ी करवाएगा, बिल्कुल नहीं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सपोर्ट द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ द कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। ये बात जो कह रहा है कि जो आपका पुस्तकालय है, ठीक है, द लाइब्रेरी फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये कौन सा लाइब्रेरी कहता है? तो आप सारे लोग जानते हो कि जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है इसका ही मतलब होता है, इसका ही तात्पर्य होता है, इसको जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है इसी का मतलब होता है कि वह लाइब्रेरी जो आपका लाइब्रेरी फॉर द पीपल हो
ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। मतलब जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है वो केवल और केवल जो लोग होते हैं उसी के लिए डेडिकेटेड होता है। बात करते हैं पुस्तकालय का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है, ठीक है। जो आपका लाइब्रेरी है उसका रियल टाइप क्या है। तो दोस्तों जो आपका लाइब्रेरी है, टाइप ऑफ लाइब्रेरी है, उसके रियल मायने में अगर देखा जाए तो 3 ही टाइप है। कौन कौन सा? तो एक तो होता है आपका पब्लिक लाइब्रेरी, एक होता है आपका एकेडमिक लाइब्रेरी और एक होता है आपका स्पेशल लाइब्रेरी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे लोग यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी को भी पुस्तकालय के टाइप में मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है वो आपका इसके अंदर नहीं आएगा। बात करते हैं जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय का उपहार क्या है। दोस्तों जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय होता है यानी जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है उसका उपहार क्या है? तो जो आपका डेमोक्रेसी होता है वही आपकी पब्लिक लाइब्रेरी का एक मेन उपहार है। बात करते हैं अनौपचारिक आत्मशिक्षा। अनौपचारिक आत्मशिक्षा का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में बात करें इसका मतलब होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। जो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन होता है ये कहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों? तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है दोस्तों ये आपको पब्लिक लाइब्रेरी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? पब्लिक लाइब्रेरी में। देखो यहाँ पे स्कूल लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी या आपका एकेडमिक लाइब्रेरी हो तो यहाँ पे आपको कैसा मिलता है? फॉर्मल एजुकेशन मिलता है। बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन वह होता है दोस्तों जो आपको करिकुलम बेस्ड हो, यानी जो आपका किताबी ज्ञान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन वो होता है जो आपको बुक से ना मिले, जो आपको सिखाया जाता है। जैसे आपको मम्मी बोलती है ना कि यार देखो सस्पेन, मान लो चाय बन रहा है आपके घर में तो मम्मी क्या बोलती है? सस्पेन मत छूना, हाँ तुम पक जाओगे। तो ये क्या हो गया? ये आपका इनफॉर्मल एजुकेशन का एक तरह का टाइप हो। जैसे बोलते हैं ना हम लोग को कि यार रोड पे तुम जा रहे हो तो मतलब क्या कहते हैं तेजी से गाड़ी मत चलाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये आपको नैतिक ज्ञान दिया जा रहा है। तो ये आपका इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो गया। फिर कह रहा है विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है। दोस्तों जो आपका एक्सटेंशन सर्विस है ये किसका विशेषता है? तो जो आपका एक्सटेंशन सर्विस है ये दोस्तों आपका पब्लिक लाइब्रेरी का एक विशेषता है। अगर हम बात करें एक्सटेंशन सर्विस का मतलब क्या होता है, तो एक्सटेंशन सर्विस का मतलब ये होता है कि जब हम लाइब्रेरी को सारे लोगों तक पहुंचा दें। अगर लाइब्रेरी में यूजर्स नहीं आ रहा है अगर आप लाइब्रेरी में आप नहीं जा रहे हो तो लाइब्रेरी आप तक जो आती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सटेंशन सर्विस बोल देते हैं। इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो बुक ऑन व्हील यानी आप देखते होंगे बुक जो बस होता है उसके अंदर किताब लेके हम कोई चौक चौराहा पे खड़े हो जाते हैं, या हम बुक फेयर लगाते हैं यानी किताबों का मेला लगाते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूज़र नहीं आ रहा है तो लाइब्रेरी खुद लोगों तक जाएगी। तो ये किसका एक्सटेंशन है? पब्लिक लाइब्रेरी का ही होगा, एकेडमिक लाइब्रेरी वगैरह तो नहीं ही होगा। बात करते हैं भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो अगर आपसे मेरे से पूछिएगा कि भारत में पुस्तकालय का आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, तो आप सारे लोग जानते हो कि भारत में पुस्तकालय का आंदोलन 1910 में स्टार्ट किया गया था। और कौन किया था? तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने किया था। और क्या हुआ था दोस्तों कि आपको पता ही है कि सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय अमेरिका गए थे घूमने के लिए। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी वहाँ का डेवलप है। तो इसके लिए उन्होंने पूछा कि आखिर यहाँ का लाइब्रेरी इतना डेवलप कैसे। तो उन्हें पता चला कि मेलविल डुवे जो है वो इन्होंने लाइब्रेरी को वहाँ पे बहुत ही डेवलप करने का काम किया है। लेकिन मेलविल डुवे के पास जब ये गए तो मेलविल डुवे ने इनको क्या बोला कि सॉरी सर, मैं आपके साथ भारत नहीं जा सकता, भारत में मैं लाइब्रेरी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकता। तो इन्होंने जब और रिक्वेस्ट किया यानी सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने जब और रिक्वेस्ट किया तो जो आपके मेलविल डुवे हैं उन्होंने बोला ठीक है मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपना शिष्य को आपको भेजता हूँ, यानी मैं अपने स्टूडेंट को भेजता हूँ जिसका नाम क्या था? W.A. बॉर्डन था। और W.A. बॉर्डन भारत आए और इन्होंने लाइब्रेरी के तौर पे यानी भारत में जो आपका सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय है इनके साथ बड़ौदा में बहुत अच्छा काम किया और भारत में पुस्तकालय का एक डेवलपमेंट का खाका इन्होंने तैयार किया। बात करते हैं द यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। दोस्तों याद रखिएगा कि जो इंडिया में यूनिवर्सिटी हैंडबुक है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। बात करते हैं द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब समझिए, ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में ये यूनिवर्सिटी है और ये यूनाइटेड किंगडम में ही आपका कॉलेज है। इन दोनों का
इन दोनों का जो आपका नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में क्या है, नेटवर्क है, और वो नेटवर्क कैसा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। तो इन दोनों का जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको कनेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो कौन सा है, तो वो आपका जेनेट है। क्या है दोस्तों, आपका जेनेट है। जेनेट का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ये होता है आपका ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क। क्या होता है, देखो जे से हो जाएगा आपका ज्वाइंट, जे से क्या हो जाएगा आपका ज्वाइंट, ए से हो जाएगा आपका एकेडमिक, ए से क्या हो जाएगा आपका एकेडमिक, और नेट से हो जाएगा आपका क्या, नेटवर्क। जो आपका जेनेट है यही दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी को क्या करती है, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेट का आविष्कार कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1984 को किया गया था। तो आपको डेट नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट फुल फॉर्म याद रखिएगा कि जेनेट क्या है। तो जेनेट जो है आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को कॉलेज लाइब्रेरी से क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। फिर बात कर रहा है विच 3 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वेयर स्टार्टेड 1857। आपको बताना है कि भारत में 1857 में कौन कौन से लाइब्रेरी का नींव रख दिया गया था। तो अगर हम बात करें तो जो आपका कौन कौन सा, जैसे कि आपका मुंबई, मद्रास और आपका कोलकाता लाइब्रेरी है, इसी को कब कर दिया गया था स्टार्ट, तो यह मतलब कब इसका प्रारंभ करने का प्लानिंग किया गया था, तो 1857 में। कौन कौन सा हो जाएगा, सॉरी आपका ये हो जाएगा आपका बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। जो बॉम्बे वो अभी मुंबई के नाम से जानता है, जो आपका मद्रास है अभी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं द पर्सन एसोसिएटेड विद पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा। देखो ये क्वेश्चन कितने बार आपका रिपीट हो चुका है। आप सारे लोग जानते हो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, इन्होंने 1910 में आंदोलन किया था। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूट, जो आपका स्कूल लाइब्रेरी, जो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, ये क्या है, किसके अंदर आता है, तो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर आपका स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी आता है, ठीक है। कह रहा है विच लाइब्रेरी सर्व एज ए डिपोजिटरी सेंटर फॉर पब्लिक ऑफ यूएनओ ऑफ इंडिया। देखिए जो आपका डिपोजिटरी सेंटर है किसका, यूएनओ का, वो कौन है, तो याद रखेंगे कि दोस्तों जो आपका कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है, इसी में आपका यूएनओ से संबंधित जो भी किताब आता है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका डिपॉजिट हो जाता है। भारत में टोटल ऐसे 4 नेशनल डिपॉजिटरी हैं जहाँ पे कोई भी प्रकाशक है उसको अपना कॉपी, जो भी बुक पब्लिश होगा वो भेजना अनिवार्य है। कितने हैं, 4 हैं, और वो चारों भारत के 4 महानगर में हैं, ठीक है। जैसे आपका एक कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, आपका एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में जो आपका है वो हो गया, आपका नेशनल लाइब्रेरी जो आपका क्या है कलकत्ता में है, और आपका एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। तो इन चारों में बुक भेजना क्या है, अनिवार्य है। अगर आप कोई भी बुक को पब्लिश करते हो तो यहाँ पे आपको इसको भेजना अनिवार्य है, ठीक है, समझ में आ गया। और यूएन से संबंधित जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, आपका कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में हो जाएगा। बात करते हैं विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील विथ पब्लिक लाइब्रेरी। भारत में कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी को डील करती है। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो भारत में जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है उसको देखती है। कह रहे हैं इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी, यानी किताबी ज्ञान वाला जो शिक्षा होता है वो किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको किस में, तो ये दिया जाता है आपको दोस्तों इनफॉर्मल एजुकेशन, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, इनफॉर्मल एजुकेशन का बात करा ना कि फॉर्मल एजुकेशन का। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया वैसा एजुकेशन जो आपको नैतिकता सिखाता है, आपको व्यवहार करना सिखाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बड़े को प्रणाम करो, तो ये आपको आपका ये एकेडमिक करिकुलम का पार्ट नहीं है, ये आपका मोरल है। तो ये सब किस में सिखाया जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी में। और अगर आपका बात करें फॉर्मल एजुकेशन, जैसे फोर्स क्या है, लॉ क्या है, जैसे मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब किसके अंदर आएगा, तो ये आपका फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएगा। तो फॉर्मल एजुकेशन में आपका जानते ही हो एकेडमिक लाइब्रेरी आ जाता है। बात करते हैं 34 का, लाइब्रेरी इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, कह रहा है कि जो आपका पुस्तकालय होता है वो फाइनेंस का भी जरिया है, लेकिन वो कौन से लाइब्रेरी का, तो दोस्तों जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ से आप रेवेन्यू भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे आपने क्या किया, कार्ड जो लाइब्रेरी का मेंबरशिप कार्ड होता है उस पर आपने पैसा लगा दिया, तो लाइब्रेरी को क्या हो रहा है, लाइब्रेरी को फ़ायदा हो रहा है, लाइब्रेरी को पैसा मिल रहा है। इस बात को आप समझ गए। तो यही होता है, लाइब्रेरी का आप एज अ फाइनेंस भी वहाँ पे यूज कर सकते हो पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे। ठीक है, कह रहा है वर्ड ऑफ लर्निंग इज पब्लिश सिंस,
जो आपका वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है इसको कब पब्लिश किया गया था? तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग को पब्लिश किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? तो 1947 में वर्ल्ड ऑफ लर्निंग को पब्लिश किया गया था। जो आपका केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा है ये कहाँ पे स्थित है? जो आपका केंद्रीय पुस्तकालय यानी सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ौदा है ये अभी के टाइम में ये क्या है? तो ये आपका एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है और इसका कल्पना 1906 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा किया गया था। लेकिन ये सब स्टैब्लिश आंदोलन के बाद हुआ, तो 1910 के आसपास ये हुआ था। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। जो आपका लाइब्रेरी है, मैक्सिमम लाइब्रेरी जो बुक है उसके क्लासिफिकेशन के लिए, उसको वर्गीकरण के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो आप सारे लोग जानते हो डीडीसी का मैक्सिमम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। डीडीसी का फुल फॉर्म होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका 1876 में किसके द्वारा? मेलविल ड्यूवे के द्वारा बनाया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर 38 बात करते हैं, कह रहा है पुस्तकालय कानून के विकास से संबंधित है। जो आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड जो लॉ होता है वो किस लाइब्रेरी से रिलेटेड है? तो लाइब्रेरी लॉ जो होता है दोस्तों ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। और ये बात किसने कहा था? यूनेस्को ने कहा था। और कब कहा था? तो 1972 में कहा था। किस सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकता पूरी करनी जरूरी है? ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सा जो लाइब्रेरी है, ठीक है, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है वो किसके लिए सारा कुछ को पूरा 100% करता है, ठीक है। तो जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है उसका काम ये है कि जो आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका जो भी डिमांड है, उनका जो भी जेन्युइन डिमांड है उसको वो क्या करे? पूरा करे। यानी स्थानीय समुदाय, लोकल सिटीजन्स जो होता है वहाँ का उस पब्लिक लाइब्रेरी का, उससे रिलेटेड वो काम करती है। 41 आपसे कह रहा है कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप पे काम करता है? कौन सा जो आपका लाइब्रेरी है वो जो आपका राष्ट्रीय संघ मतलब यूएनओ के अंदर आपका न्यासी पुस्तकालय के तौर पे काम करता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ये आपका यूनेस्को के अंदर आता है, यानी ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ये लाइब्रेरी आता है। संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को ही इसके द्वारा जो भी प्रोग्राम मतलब जैसे जो भी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को जो भी पैसा वगैरह का ज़रूरत होता है वो आपको देता है। कह रहा है किस प्रकार के पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? जो आपका बकाया प्रभार का मतलब आप समझिए कि जैसे आपने क्या लिया, आपने बुक लिया, ठीक है, आपने क्या लिया? बुक लिया। और उस बुक को इस आपके जो लाइब्रेरियन हैं कॉलेज के उन्होंने बोला कि इस बुक को आपको 2 मंथ तक रखना है, ठीक है। आप तो ठहरे स्टूडेंट, आपने क्या किया? उस बुक को 4 मंथ रख लिया। तो आपने क्या किया? 2 मंथ आपने एक्स्ट्रा रखा। तो जो यहाँ पे ये लाइब्रेरियन है ये क्या करेगा? आप पे फाइन लगा देगा। कितने मंथ का? 2 मंथ का। तो ये जो चीज़ होता है दोस्तों ये कहाँ पे होता है? एकेडमिक लाइब्रेरी में होता है। एकेडमिक लाइब्रेरी में अगर आप बुक को ज़्यादा दिन तक रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? उस पर फाइन लग जाता है और ये एकेडमिक लाइब्रेरी में ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी यानी स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, उसमें आपका ये इनकम का एक तरह का सोर्स है। पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे सारे लोग जा सकते हैं वैसे लाइब्रेरी को हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। और जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है ये यूनेस्को के लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। किसके लॉ के अकॉर्डिंग? यूनेस्को के लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहा है किसमें उपयोगकर्ता के सर्वेक्षण सबसे उपयोगी हैं? यानी वह कौन सा लाइब्रेरी है जिसमें आपका स्पेशल सर्वे का ज़रूरत होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो यूनेस्को का रूल आया था, कौन सा रूल? तो जो यूनेस्को का रूल आया था, ठीक है, उसमें ये बात बताया गया था कि जो भी आपके विशेष पुस्तकालय हैं या जो भी आपके एकेडमिक लाइब्रेरी हैं उसमें आपका सर्वेक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकेडमिक लाइब्रेरी या आपका विशेष पुस्तकालय। यहाँ पे बहुत बुक में आपका सार्वजनिक पुस्तकालय है लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर या तो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी हो जाएगा या तो आपका यहाँ पे स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगा। इस बात को आप समझ में गए?
फिर बात करते हैं यूजीसी से शैक्षिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान क्या कहलाता है। देखिए यूजीसी क्या देती है, यूजीसी जो होता है वो आपका पैसा देती है। किसको दे देती है? लाइब्रेरी को देती है, इंस्टीट्यूशन को देती है। तो जब यूजीसी किसी भी चीज़ का पैसा देती है तो उसको हम लोग ग्रांट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रांट बोलते हैं। और ये कौन सा ग्रांट होता है? तो ये आपका तदर्थ अनुदान इसको कहते हैं। जो आपका यूजीसी है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या करती है? तो ये जैसे जो भी आपका कोर्स है, जैसे बीएड हो गया, ब्लिस हो गया, इसके रिगार्डिंग नियम बनाती है। और यूजीसी एक्ट कब आया था? तो यूजीसी एक्ट जो आया था ये दोस्तों आपका 1956 के अंदर आया था। बात करते हैं यूजीसी का काम क्या क्या होता है। तो ये आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्या करती है? रूल बनाती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को पैसा देती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक करिकुलम है उसको ये क्या करती है? रेगुलेट करती है। जो आपका यूजीसी है इसका अगर आपसे पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। और अगर हम बात करें कि रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, तो भारत के 4 जगह है, भारत के 6 जगह है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और भारत के 6 रीजनल जगह में भी इसका रीजनल हेडक्वार्टर है। वो कौन कौन से हैं? तो जैसे आपका पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बैंगलोर। जो रीजनल है वो देख लीजिए कौन कौन सा हो जाएगा। पुणे, भोपाल, ठीक है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, ठीक है, गुवाहाटी और बैंगलोर। ये क्या है? आपके रीजनल यूजीसी के ऑफिस है। और मेन ऑफिस का है यहाँ पे दिल्ली में। और इसको जो यूजीसी एक्ट आया था कब आया था? 1956 में। भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के निदेशक कौन है? आपसे पूछ रहा है कि जो भारत में लाइब्रेरी का लॉ है, ठीक है, उसके तहत जो आपका पुस्तकालय का जो निदेशक होता है वो कौन होता है? तो पुस्तकालय का जो भी निदेशक होता है वो राज्य स्तर पर जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वही क्या होते हैं? वही भारत में पुस्तकालय के निदेशक होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन आरंभ कब हुआ था? यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये आंदोलन बड़ौदा में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1910 में स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने किया था। कह रहा है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे सिचुएटेड है? पटना में सिचुएटेड है, गंगा नदी के किनारे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट पाया जाता है 21,000, ठीक है। जो आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है इसको इस्टेब्लिश करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है? खान बहादुर खुदा बख्श। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहा है इन इंडिया नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी हैव द प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपॉजिट ऑफ एक्ट 1954 आर। जो आपका इंडिया का पब्लिक लाइब्रेरी का जो प्रिविलेज ऑफ लीगल डिपॉजिटरी एक्ट है 1954, उसके तहत, ठीक है, जो भी आपका पुस्तकालय है उसके अंदर कितना किताब आपको जमा करना है। तो टोटल बोला गया था कि 4 नेशनल लाइब्रेरी ऐसे बनेंगे जहाँ पे एक एक कॉपी आपको भेजना है। तो टोटल कॉपी का कितना संख्या हो जाएगा? टोटल कॉपी का जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यानी 4 नेशनल लाइब्रेरी के पास आपको ये कॉपी भेजना होगा। तो कितने हैं भारत में? टोटल 4। तो बहुत जगह यहाँ पे 3 इसका आंसर देता है, तो 3 नहीं है, 4 है। आप सारे लोग जानते हो। एक तो आ गया आपका नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी, एशियाटिक पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। फिर आपका हो गया कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी और एक हो गया आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। कह रहा है फाइनेंशियल एलोकेशन मेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट यूजुअली कम अंडर द बजट हेड। जो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जो भी फाइनेंशियल अलॉटमेंट होता है, ठीक है, उसको कौन से बजट के अंदर आता है? तो वो आपका नॉन रिकरिंग ग्रांट के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कोई भी विश्वविद्यालय अगर कोई भी पुस्तकालय, फर्नीचर तथा अन्य उपकरण खरीदता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नॉन रिकरिंग ग्रांट बोलते हैं। नॉन रिकरिंग ग्रांट का मतलब है जो बार बार ना हो रहा हो। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील विथ पब्लिक लाइब्रेरी? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स है वो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय को डील करती है, ठीक है।
कह रहा है इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज़ बीइंग मेंटेन बाई, जो आपका इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है इसको मेंटेन कौन करता है, तो इसको मेंटेन करता है आपको डायरेक्सल यूनिवर्सिटी। कौन मेंटेन करता है आपको, डायरेक्सल यूनिवर्सिटी इसको मेंटेन करता है। ठीक है, जो आपका इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 17 मार्च 1995 को इसका शुरुआत किया गया था। तो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी का जो मेंटेनेंस का काम है वो कौन करता है आपका, तो डायरेक्सल यूनिवर्सिटी करता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है DOAJ विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी मुफ्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा प्रचालित है। देखिए दोस्तों, जो आपका DOAJ है इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। क्या फुल फॉर्म है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। ठीक है, जो आपका डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल है ये किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है, तो ये आपका लुंड विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा, लुंड विश्वविद्यालय के द्वारा। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस एंड जनरल जो है ये आपका लुंड विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये लुंड विश्वविद्यालय कहाँ है, तो स्वीडन में है। कहाँ पे है, स्वीडन में है। इसी के द्वारा सबसे बड़ी मुफ्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक पत्रिका आपको प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा, लुंड विश्वविद्यालय के द्वारा। और कौन सा, DOAJ का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। भारत सहित अनेक विकासशील देशों में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के आधार द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 का संशोधन किस वर्ष में हुआ था। यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को ने अपना लॉ बनाया था, तो उस लॉ का दोबारा से रीमोडिफिकेशन कब किया गया, तो वो किया गया था दोस्तों आपको 1994 में। ठीक है, फिर बात करते हैं, कह रहा है सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था। जो आपका सूचना मॉडल है वो किसने विकसित किया था दोस्तों, तो सूचना मॉडल जो है ये आपको विकसित किया था स्कोनल ने। किसने विकसित किया था, स्कोनल ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इन्होंने कब किया था, तो ये 1999 में इन्होंने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कह रहा है मॉडर्न सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन है। तो मॉडर्न सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के जो लेखक हैं वो हैं आपके डॉक्टर वेल्गा वेंकटेया। कौन है, डॉक्टर वेल्गा वेंकटेया। तो याद रखिएगा, डॉक्टर वेल्गा वेंकटेया ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मॉडर्न लाइब्रेरी बिल को तैयार किया था। और कब तैयार किया था, तो 23 जून 1989 को। तो मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, डॉक्टर वेल्गा वेंकटेया। क्या नाम था, डॉक्टर वेल्गा वेंकटेया। अब आता है सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सरस्वती महल पुस्तकालय है ये कहाँ पे है आपका, तो ये है आपका तंजौर में। ये कहाँ पे है आपका, तंजौर में। मैंने आपको देखिए नोट्स में आपको होगा सरस्वती पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, नोट्स में हर एक चीज़ को मैंने आपको मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए, यही है ना आपका तंजौर महाराजा सरफरोशी लाइब्रेरी, जिसको हम लोग सरस्वती महल लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ये आपका तंजौर में है। तंजौर कहाँ पे है, तो आपका तमिलनाडु में है। इसको ही को हम लोग सरस्वती महल लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ये आपका नेशनल इंपॉर्टेंस का लाइब्रेरी है। कब दिया गया, 1983 में दिया गया। और ये एशिया का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। ठीक है, तो सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ पे है ये आपका, तो ये आपका तंजौर में है। तंजौर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु में है। और सरस्वती महल लाइब्रेरी को ये हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग तंजौर महाराज सरफरोशी लाइब्रेरी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, कह रहा है एम्पेरिकल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था। देखिए दोस्तों, जो आपका एम्पेरिकल पुस्तकालय यानी एम्पेरिकल लाइब्रेरी है, ठीक है, इसके अगर आप फर्स्ट पुस्तकालय अध्यक्ष का बात करें तो वो कौन थे, तो जॉन मैकफेलन थे। कौन थे आपके, जॉन मैकफेलन। ठीक है, तो एम्पेरिकल लाइब्रेरी के जो फर्स्ट पुस्तकालय अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके, तो जॉन मैकफेलन थे। ठीक है, फिर बात करता है कि खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय है इसका स्थापना कब हुआ था। देखिए आपको यहाँ पे आपके नोट्स में मिल जाएगा। इसका स्थापना अगर बात किया जाए तो ये हुआ था आपका 1888 में। कब हुआ था, 1888 में। और इसको खोल कब दिया गया था, तो इसको खोल दिया गया था 1891 में। किसके लिए, पब्लिक के लिए। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था, खान बहादुर खुदा बख्श। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन में 1888 नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में 1891 है, इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1891। लेकिन अगर आपसे रियल में यहाँ पे ऑप्शन हो जाना चाहिए 1888, क्योंकि इस्टेब्लिश 1888 में किया गया था और 1891 में से पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। ठीक है,
कह रहा है एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता की विभिन्न श्रेणियां हैं। जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी है उसका विभिन्न श्रेणियां क्या क्या हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासन में कर्मी। ठीक है, अब आपको इसमें मैच करना है कि कौन सा लाइब्रेरी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो आपका कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है आपका चेन्नई में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 5 दिसंबर 1896 को। तो याद रखिएगा कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 5 दिसंबर 1896 को चेन्नई में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। जो आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका पटना में है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 29 अक्टूबर 1891 को। तो ये इसको खोल दिया गया था इस दिन पब्लिक के लिए। ठीक है, जो आपका एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी है ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपका मुंबई में है। ठीक है, और ये कब बना था? तो 1804 याद रख लीजिएगा। ठीक है, और जो आपका नेशनल लाइब्रेरी इंडिया है ये कहाँ पे आपका? ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, और ये कब बना था? 1836 में बना था और इसको 1 फरवरी 1953 को पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई 5 दिसंबर 1896 को बना। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है, इसको पब्लिक के लिए कब खोल दिया गया? 29 अक्टूबर 1891। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में है 1804 और नेशनल लाइब्रेरी 1836 और इसको पब्लिक के लिए कब खोल दिया गया? 1 फरवरी 1953 में। ठीक है, क्लियर हो गया? कह रहा है वेयर द फर्स्ट एमफिल प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका एमफिल प्रोग्राम है ये भी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुआ था। जो आपका एमलिस प्रोग्राम है ये भी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुआ था। जो आपका पीएचडी प्रोग्राम है ये भी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, कह रहा है जुबली प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। जो आपका जुबली प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका जुबली प्रोजेक्ट है ये आपका संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक सूचना से। किससे? इलेक्ट्रॉनिक सूचना से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस से संबंधित आपका जुबली प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग। आपको इसमें क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है इसका अगर एक्सटेंशन का बात करें तो वो किसने बात किया था? एल.आर. कॉल्विन ने। किसने बात किया था? एल.आर. कॉल्विन ने। जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी है इसका मैनेजमेंट से संबंधित जिसने बात किया था वो कौन है? तो वो हैं आपके एम.बी. लाइन। एम.बी. लाइन ने ही एकेडमिक लाइब्रेरी का मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर डेवलपिंग कंट्री इसके बारे में जो बताने वाले, इसके बारे में जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? एम.ए. गेलफैंड। और जो आपका लास्ट प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग इससे रिलेटेड जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? के.डी. मेटकाल्फ। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी उसका एक्सटेंशन का बात करें तो एल.आर. एम. कॉल्विन। एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित कौन हो जाएगा? एम.बी. लाइन। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फॉर डेवलपिंग कंट्री हो जाएगा एम.ए. गोल्फेंट और पब्लिक एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी हो जाएगा आपका के.डी. मेटकाल्फ। फिर बात करते हैं हिस्टोरिकल गवर्नमेंट रिकॉर्ड रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेनिंग। जो आपका हिस्टोरिकल और गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है वो कौन से लाइब्रेरी के द्वारा आपका मेंटेन किया जाता है? तो दोस्तों वो दो लोगों के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। एक तो जो आपका म्यूज़ियम होता है वहाँ पे वो सारी चीज़ को रखा जाता है जो भी आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, और एक आपके गवर्नमेंट लाइब्रेरी। इनका काम होता है इनका संरक्षण करना। ठीक है, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील विद पब्लिक लाइब्रेरी? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, यूजीसी का क्वेश्चन है, चलो करवाता हूँ। कह रहा है स्कॉलर फ्रीक्वेंसी टू विजिट एकेडमिक लाइब्रेरी हैज़ डिक्रीज ट्रेमडसली ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 डिकेड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि आजकल जो रिसर्च वगैरह है वो ऑनलाइन सारा कुछ मिल जा रहा है तो वो लोग लाइब्रेरी कम जाते हैं, तो ये पहला सही है। दूसरा कह रहा है ई स्कॉलरी रिसोर्स आज ईजिली एक्सेसिबल टू एवरीवेयर फ्रॉम एनी टाइम। ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों जो आपका रिसोर्सेज है, ठीक है, जो आपका रिसोर्सेज है वो ऐसा नहीं है कि आप इजीली एक्सेसिबल हो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एनी वेयर एनी टाइम। अब जो लोग गांव में हैं वो कैसे करेंगे बताइए? जो गांव में लोग हैं वो कैसे करेंगे? उनके लिए तो ऐसा इजी नहीं होगा ना। जिनके पास एक्सेस ना हो, जिनको पता ना हो, जिनको आता ना हो, कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान ना हो, तो ईजिली अवेलेबल तो नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। हाँ, अगर सारी जगह नेट वगैरह प्रॉपर हो जाए, ठीक है, तब 100% ये दोनों सही हो जाएगा। 70 का बात करते हैं। जो आपका 70 है स्पेशल लाइब्रेरी। जो आपका स्पेशल लाइब्रेरी है दोस्तों, इसका काम क्या है? जो आपका स्पेशल लाइब्रेरी है, इसका काम ये है कि जितने भी आपके क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट डाटा है उसको क्या करना, कंपाइल करके रखना, क्रिटिकल कॉम्पिलेशन, ठीक है। तो स्पेशल लाइब्रेरी क्या करती है, यूनिक चीज़ों के कंपाइलेशन को रखती है, ठीक है। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका काम क्या है? तो पब्लिक लाइब्रेरी का काम ये है कि जो गवर्नमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक क्या करना, स्प्रेड करना, लोगों तक गवर्नमेंट का एक छवि बनाना, लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक वैल्यू जगाना, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी का काम क्या है? तो नेशनल लाइब्रेरी का जो काम है दोस्तों, ये है कि जो भी आपका बिब्लियोग्राफिकल सर्विस है वो आप लोगों को क्या करना, प्रोवाइड करना। और जो एकेडमिक लाइब्रेरी है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है ज्ञान का संरक्षण करना। क्या काम है? ज्ञान का संरक्षण करना, ठीक है। कह रहा है हु सेड पब्लिक लाइब्रेरी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल एंड नेशनल अथॉरिटी, रेगुलेशन एंड फाइनेंस बाय नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट। किसने ये कहा था कि जो भी आपका पब्लिक लाइब्रेरी है वो आपका जो वहाँ का लोकल गवर्नमेंट है उसका और साथ में जो नेशन है उसका दायित्व है। जैसे पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, तो किस संस्था ने ये बात बोला था कि जो खुदा बख्श ओरिएंटल, एक एग्जांपल के तौर पे खुदा बख्श ओरिएंटल आप कोई भी ले सकते हो, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी ले सकते हो। तो जैसे जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, तो इसका देखभाल करना, किसने ये बात बोला था कि इसका देखभाल करना बिहार सरकार का भी जिम्मेदारी है और केंद्र में मोदी सरकार का भी जिम्मेदारी है। ये किसने ये बात बोला? तो यूनेस्को ने बोला कि कोई भी स्टेट में कोई लाइब्रेरी है तो वो स्टेट प्लस जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, दोनों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वो देखभाल करे। तो ये किस में बताया गया था? तो यूनेस्को के मैनिफेस्टो में ये बात बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यूजीसी का क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, क्या कर लेते हैं। कह रहा है देयर इज ए डिसमल सीन रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी स्पेशली रूरल लाइब्रेरी इन इंडिया। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र में उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ग्रामीण क्षेत्र में तो हम लोग को लाइब्रेरी देखने के लिए मिलता ही नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात क्या रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ये गलत है। आज जो आपका लाइब्रेरी एक्ट है वो हर स्टेट के पास है, तो ये गलत बात है कि लाइब्रेरी से संबंधित नियम नहीं है। लाइब्रेरी से संबंधित नियम हर स्टेट में है, लेकिन ये बात सही है कि जो आपका लाइब्रेरी है वो प्रत्येक गांव में उस अकॉर्डिंग डेवलप नहीं है या है ही नहीं, ठीक है। तो राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। कह रहा है मैच द फॉलोइंग एज पर रंगनाथन स्टाफ फॉर्मूला रिकमेंड फॉर ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। आपको इसमें मैच करना है कि क्या आपका सही होगा। देखो, जो आपका एक्विजिशन सेक्शन होता है, ठीक है, जो आपका एक्विजिशन सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका 1 पर्सन फॉर 6000 टाइटल्स होना चाहिए, ठीक है। जो आपका रेफरेंस सर्कल और जो आपका रेफरेंस सेक्शन होता है उसमें आपका क्या होता है दोस्तों, 50% के लिए एक व्यक्ति चाहिए। रेफरेंस सेक्शन में 50% के लिए एक व्यक्ति, एक स्टाफ चाहिए। यानी अगर 50 लोग आ रहे हैं रेफरेंस सेक्शन में तो 50 लोग पे आपको एक लाइब्रेरियन यानी एक स्टाफ का आवश्यकता है। जो आपका प्रेडिकल सेक्शन है उसमें क्या होगा, तो जो आपका प्रेडिकल सेक्शन होता है यानी जो आपका पत्रिका विभाग होता है, ठीक है, जो आपका पत्रिका विभाग होता है इसमें आपका अगर 500 शीर्षक है, 500 टॉपिक है तो उस पर आपको एक व्यक्ति चाहिए। 500 टॉपिक पे आपका एक व्यक्ति चाहिए। जो आपका सर्कुलेशन विभाग है उसमें क्या होगा, उसमें सेम अगर 1500 लोग आ रहे हैं तो 1500 लोग में आपको एक चाहिए, एक आपको स्टाफ चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का। तो जब भी आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का बात बोले तो आप सबसे पहले याद रख लो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी में अंतर होगा। तो अगर आपसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का बात करें तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सबसे पहला हो जाएगा आपका कलकत्ता। क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता। स्पेलिंग पे मत जाना, कलकत्ता हो जाएगा आपका 1857 में, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बाद आपका हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है इसका स्थापना 1864 में किया गया था। फिर हो जाएगा आपका मद्रास यूनिवर्सिटी, ये हो जाएगा आपका कब?
1907 में। और जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो लाइब्रेरी हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1922 में। पहला कौन हो गया आपका कलकत्ता। ऑप्शन में जाते हैं, कलकत्ता कितने नंबर पे, थर्ड पे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। कलकत्ता के बाद आपका बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आपका मद्रास, और मद्रास के बाद आपका दिल्ली। ठीक है। आइए 76 कह रहा है अकॉर्डिंग अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का बात नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा जो आपका बॉम्बे का लाइब्रेरी था, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, ये सबसे पहले आपका इस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1804 में। उसके बाद हुआ था आपका कॉनवेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कब हुआ था, 1896 में। और उसके बाद हुआ था आपका लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो हुआ था आपका कलकत्ता में, कब हुआ था, 1948 में। और फिर हुआ था आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि हुआ था आपका 1951 में। तो अगर आपसे इस टाइप से पूछे कि लाइब्रेरी जो है वो कौन कौन सा था, तो हो जाएगा आपका सबसे पहले मुंबई वाला एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, फिर हो जाएगा आपका कॉनवेरा पब्लिक लाइब्रेरी, फिर हो जाएगा आपका नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी, और फिर हो जाएगा आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं, कह रहा है 77 मेजॉरिटी ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी इन इंडिया आर लैगिंग बिहाइंड इन स्विचिंग ओवर एज ए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। ठीक है। आपको कह रहा है कि इंडिया में जो अधिकांश लाइब्रेरी हैं वो आपका टेक्नोलॉजी के रूप में टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में पीछे रह गए हैं। तो आपको बताना है ये बात सही है या गलत है। तो दोस्तों पहला जो बात है ये सही बात है कि मेजॉरिटी ऑफ जो लाइब्रेरी हैं वो अभी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं। कह रहा है इसका कारण क्या हो सकता है, कह रहा है द एपेक्स एकेडमिक बॉडीज एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन हैव नॉट टेकन द लीड रोल टू डेविस स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी। तो कह रहा है कि इसका कारण ये है कि अगर लाइब्रेरी पीछे रह गया तो इसका कारण ये हो सकता है कि जो लाइब्रेरी को देखने वाली जो संस्था है वो इस पे सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। आज बिहार में ही जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे जो लाइब्रेरी हैं आज वो काफ़ी पीछे हैं। उसका मेन कारण क्या है कि ना वहाँ पे लाइब्रेरियन है, ना स्टाफ है, तो कुछ है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या कौन ध्यान देगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना है कौन सा एक्ट सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले जो एक्ट आया था दोस्तों ये आया था आपका एम्पिरिकल लाइब्रेरी एक्ट। कब आया था, तो ये आया था दोस्तों आपको 1948 में। इसके बाद आया था आपका डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट। ये कब आया था आपका 1954 में। फिर आया था आपका आरटीआई एक्ट, ये आया था आपका 2005 में। और 2005 में कब आया था, 15 जून 2005 को। फिर इसके बाद लास्ट आपका आया था आईटी एक्ट, और ये कब आया था आपका 2008 में। तो राइट ऑप्शन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चेंज करना है। तो आपका पहले एम्पिरिकल लाइब्रेरी एक्ट है जो ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये और ये गया। ठीक है। फिर आपका क्या था, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट, तो ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताना है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लाइब्रेरी को पहले इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। तो याद रखेंगे आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। तो याद रखिएगा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका सिचुएटेड है पटना में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 29 अक्टूबर 1891 को। तो आपका क्या हो जाएगा, ये खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा। जो आपका साहित्य एकेडमिक लाइब्रेरी है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 मार्च 1954 को। कब किया गया था, 12 मार्च 1954 को। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो आपका रामपुर रजा लाइब्रेरी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1774 को। और जो आपका एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी है जो कहाँ पे आपका मुंबई में है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था 1784 को। तो देखिए सबसे पुराना इसमें हो जाएगा रामपुर रजा लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से भी आप चेक कर सकते हो। तो रामपुर रजा लाइब्रेरी, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी, फिर हो जाएगा आपका खुदा बख्श, और फिर हो जाएगा साहित्य एकेडमिक लाइब्रेरी दिल्ली। When the last print version of Encyclopedia Britannica was published, ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसका जो 15वां संस्करण था उसका प्रकाशन 2010 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। ठीक है।
कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क इन द लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया इन प्रॉपर सीक्वेंस। आपको इसमें अरेंज करना है कि कैसे कैसे जो इंडिया के अंदर लाइब्रेरी का जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका क्या हुआ था, फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया आंध्र देसी लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका बना था, तो ये आपका सही है। फिर आपका फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था मद्रास में, ये भी आपका सही है। फिर आपका फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ था, ये भी सही है। फिर आपका फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इंटेक्टेड हुआ था कहाँ पे, मद्रास में, ये भी आपका सही है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका डी, फिर हो जाएगा आपका बी, फिर हो जाएगा आपका ए और फिर हो जाएगा आपका सी। तो इसी के साथ मैंने आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया। फिर आपसे पूछ रहा है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये आपका पटना में है। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका प्राइवेट लाइब्रेरी है उसका विशेषता क्या है। तो दोस्तों जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है उसका विशेषता सबसे पहले तो यही है कि ये जो लाइब्रेरी बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, ए लाइब्रेरी नॉट सपोर्टेड बाई टैक्सेशन, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों मैंने आपको नहीं पढ़ाया इसलिए बस मैंने ऐसे करवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेशनल लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। हमने टाइप ऑफ लाइब्रेरी में आज कंप्लीट कर लिया है एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी को। कल हम लोग करेंगे नेशनल लाइब्रेरी और इसी के साथ 30 दिन के अंदर 4500 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे और उसके बाद आप लोग एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील करोगे। बाकी आप ये आपका नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, इससे रिवीजन करते रहिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।